नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे H1B वीज़ा से रिलेटेड। और कल देर रात भारतीय समय अनुसार एक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H1B वीज़ा पर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि अब किसी भी कंपनी को H1B वीज़ा पे लोगों को हायर करना है तो उनको $100,000, ऑलमोस्ट 88 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब समझते हैं, ये न्यूज़ तो बहुत सिंपल है। अब इसको मैं डिटेल में समझते हैं। पहले तो ये समझा देता हूँ कि H1B वीज़ा होता क्या है। H1B वीज़ा एक कैटेगरी होता है वीज़ा का, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि 3 साल के लिए पहले आपको H1B वीज़ा मिलता है। और ये करती कौन है, किसको मिलता है और लोग जाना क्यों चाहते हैं? तो H1B वीज़ा एक प्रोग्राम है अमेरिकी सरकार का। उसमें ये कहा गया है कि हर साल लॉटरी के थ्रू 85,000 H1B वीज़ा लाया जाएगा, मतलब H1B वीज़ा दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाएगा? मान लीजिए कि आप कोई अमेरिकन कंपनी है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका का मेजोरिटी ऑफ द काम क्या है भाई? बैंकिंग काम करेगी वो, लोगों को पैसे देगी, अकाउंट्स, ये सब काम करेगी। बट आईटी उसका कोर नहीं है। आईटी का कोर नहीं है मतलब बैंकिंग में सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर होता है, मतलब देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। जैसे कि एटीएम हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। समझ लो कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है ना, और इसी तरीके के समझ लो कि जितने भी बड़े बड़े इंटरप्राइज होते हैं ना, उनके इंटरनल सॉफ्टवेयर है ना, वो बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट होता है। अगर यही काम बैंक ऑफ अमेरिका खुद के अपने पैसे पे करेगी तो उसको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बी रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि 100 रुपया आपको बैंक ऑफ अमेरिका कमाती है, उसमें से 50 रुपया सिर्फ और सिर्फ आईटी में कम, मतलब आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें डालना पड़ेगा। तो वो उसके पास है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो सारी की सारी जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है वो क्या करती है, ये जो पर्टिकुलर काम होता है ना, उसको आउटसोर्स कर देती है। किसको करती है? कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और वेरियस अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। वो क्या काम करती है? अगर वो खुद से करेगी तो उसको 50 रुपया लगेगा। वो क्या करती है, अपने बैलेंस शीट से स्लैश करती है और उसको 20 रुपये में, मतलब आपकी रेवेन्यू 100 रुपीज़ है तो उसमें 20 रुपये का बजट एलोकेट कर देती है। और वो जो कंपनी है टीसीएस और इन्फोसिस, विप्रो, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि आप मेरा सारा काम, लगभग सारा काम आप कर दो। ऐसा होता नहीं है, बट मतलब कोर सॉफ्टवेयर होता है। तो बैंक ऑफ अमेरिका, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, मतलब एक्सेंचर, सारी कंपनीज है ना, सबको थोड़ा थोड़ा काम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और इससे जो अमेरिकन कंपनी है ना, उसको फ़ायदा होता है व्यक्तिगत तौर पे, मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। मान लो कि अगर 100 एम्प्लॉय है, 100 में से 80 एम्प्लॉयज़ जो है ना, आपको उनको डायरेक्ट पेरोल पे है और 20 एम्प्लॉय H1B वीज़ा पे है और किसी और कंपनी को दे दिया आपने। तो ऑब्वियसली बात है, अमेरिकन कंपनीज के जो प्रॉफिट है ना, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाती है। और ये H1B वीज़ा इसीलिए लाया गया था ताकि जो लॉबी है ना आईटी कंपनी और सर्विसेज कंपनीज की, जो अमेरिका में है, वो चाहते थे कि हमें हाईली स्किल। होता क्या है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे काबिल लोग, बट द डिमांड, मतलब जो आईटी में है ना, वो है कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, हर साल नए नए जॉब ओपनिंग्स निकलते हैं, उसमें जो लोकल लोग होते हैं ना, वो काबिल लोग होते हैं, बट वो हाई सैलरी पे हाई टेक कंपनीज में जाकर के काम करना चाहते हैं। जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जहाँ पे 2-2 लाख डॉलर, 3-3 लाख डॉलर, मिलियन डॉलर तक का भी पैसा मिलता है। तो जो हाई क्रीम के लोग होते हैं वो उस तरीके कंपनी में काम करने लगते हैं। जो छोटा काम होता है ना, जो छोटा मोटा काम हुआ, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हुआ, जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखना हुआ, इसके लिए लोग मिलते नहीं। अगर मिलते हैं तो क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, ऐसा मतलब एक धारणा बनी हुई है। अमेरिकन जो लोकल होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर पाते। मान लो कि 8 घंटे की ड्यूटी हुआ तो 8.5 घंटे नहीं काम करेंगे। बट अमेरिकन कंपनीज को इंडियंस में ये दिखता है, क्योंकि इंडियन लोग मेहनती होते हैं। मजबूरी में और करोगे क्या भाई, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मतलब एक्सप्लॉइटेशन होता है। और जो H1B वीज़ा होता है, तो इसको लेकर के ये H1B वीज़ा लाया गया, जिससे कि दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा होता है। इंडियन लोगों को फ़ायदा होता है कि भाई यहाँ से हाई सैलरी आपको मिलेगा, अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। और अमेरिकन कंपनी को उसको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको दिखाना नहीं पड़ेगा कि क्या है, वो आउटसोर्स कर सकते हैं। और हायरिंग और फायरिंग भी आसान होता है। H1B वीज़ा पे अगर गए हो तो बिना नोटिस के 15 दिन में ही आपको लात मार के बाहर निकाल सकता है, बिना सेवरेंस दिए, बिकॉज यू आर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एंड यू डू नॉट हैव एनी राइट्स।
जो एक लोकल सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर को होता है वो H1B वीज़ा वाले को नहीं होता है। जैसे कि आप H1B वीज़ा आपको एक्स कंपनी ने दिया है, ठीक है, तो आप आसानी से हायर नहीं कर सकते भाई। किसी दूसरे ने हायर करना है तो वो आपको एनओसी देगा, उसका ट्रांसफ़र होगा, और जो आइस कंपनी है ना वहाँ का इमिग्रेशन, वो आपको अप्रूव करेगा, तब जाकर के आप ट्रांसफ़र लोगे वहाँ से वहाँ। और इसी का फ़ायदा उठाती हैं कंपनियां, मतलब जाओगे तो जाओगे कहाँ। तो लोकल लोग को हायर करेंगे तो उसको कहीं और सैलरी मिल रही है तो वो 1 महीने का नोटिस देकर के रातों रात गायब हो जाएगा। बट इफ़ यू आर ऑन H1 वीज़ा यू आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और जाओगे तो जाओगे कहाँ। या तो नया जॉब मिलेगा और ट्रांसफ़र करोगे तो आपको जो करंट कंपनी है उसका एनओसी देना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अब समझते हैं कि ये हुआ क्यों। अभी अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार आई है उसमें आप इमिग्रेशन को लेकर के बहुत सारे नियम और कानून बन रहे हैं, और कानून पहले से ही थे, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। पहले इलीगल इमिग्रेंट पे हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीयों को जो इलीगली वहाँ पे गए थे और प्रूव्ड थे कि भाई ये भारतीय नागरिक हैं, उनको हथकड़ी लगा करके भारत भेजा गया। ओके, ठीक है। तो मोदी सरकार ने कुछ नहीं बोला कि चलो भाई हमारा कुछ अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, ट्रेड को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो H1B वीज़ा वाला काम हुआ है, अगर ये 6 महीने पहले होता, 6 महीने बाद में होता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी के अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वार चल रहा है ना, ये डायरेक्टली उससे लिंक किया जा सकता है, और ये प्रेशर टैक्टिस हो सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसमें लिखा हुआ है, क्या ये $100,000 हर बार देना पड़ेगा जब आपको रिन्यू करना, हर साल देना पड़ेगा, या डिवाइडेड 3 ईयर्स होगा, क्या इसका अमाउंट कम करना है। ये बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं। तो अब देखना होगा कि ये वहाँ की जो अदालतें हैं उसमें जाता है कि नहीं। पहली बात, पुराने लोगों का क्या होगा। पुराने लोगों को आइडियली कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा हूँ मैं कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट गूगल है, अगर उसके एम्प्लॉय H1B वीज़ा पर अगर वो बाहर में है तो उनको निर्देश दिया गया है कि आप 21 सितंबर से पहले तुरंत वापस अमेरिका में आ जाओ। गॉड नोज व्हाट विल हैपन। सो अब मुझे देखना ये है कि जो भारत सरकार है, ये मेरा संदेश सिर्फ उनके लिए है, क्या उनको पता था कि ये होने वाला है। अगर ये होता है तो भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और मेरा यही मानना है कि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज़ फाइन। आप अमेरिका से नहीं लड़ सकते, दैट्स अ फैक्ट। अमेरिका की इकॉनमी आपसे 10 गुना नहीं, कम से कम 5, 8, 10 गुना बड़ी है, पावरफुल है। यू डू नॉट हैव मेनी कार्ड्स इन द बुक। आपको झुकना पड़ेगा, और इससे अपने देश के नागरिकों को फ़ायदा होता है तो कृपया झुक जाइए, और कोई डिफेंस डील करके या फिर कोई भी मतलब निगोशिएशन करके यू जस्ट डू समथिंग। चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया, रेयर अर्थ मटेरियल्स था, उसको निगोशिएशन टैक्टिस करके वो लिटरली अमेरिका को झुका दिया, और मतलब दे आर ऑन द फ्रंट फुट। बट हम लोग तो और पीछे ही जा रहे हैं। पहले चाबहार पोर्ट वाला हो गया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डील हो गया, सो मेनी थिंग इज हैपनिंग मतलब बिहाइंड द सीन डायरेक्ट हो रहा है। और एट द टाइम जब आप निगोशिएट कर रहे हो, तो ये जो निगोशिएशन की टीम आई थी, उस निगोशिएशन में ये लोग कर क्या रहे थे। क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा फॉर्मूला दिया। मुझे तो लगा था कि ये ट्रेड टैरिफ जो है वो होगा, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि अगर ये ट्रेड टैरिफ, सो कॉल्ड ट्रेड टैरिफ, FTA होता है तो उसमें भारत को मिलेगा क्या। क्या 20% टैरिफ रहेगा और ये H1B वीज़ा वाला भी सिस्टम रहेगा, और F1 वीज़ा जो मतलब स्टूडेंट जाते हैं उसको भी नुकसान होगा, तो मतलब आपको मिलेगा क्या। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये गवर्नमेंट मतलब यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दैट्स अ फैक्ट अगेंस्ट अमेरिका। पाकिस्तान को आप मार सकते हो, चाइना और अमेरिका जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। जस्ट फॉर मतलब अब देखना होगा कि इससे बाहर कैसे निकलती है मोदी सरकार। और ये सिर्फ और सिर्फ H1B वीज़ा की बात नहीं है, ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। अगर वो एक एक करके निकालना स्टार्ट करेगा
तो भारत की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखना चाहूँगा मैं, क्या मोदी सरकार इस H1B वीज़ा पर क्या रिप्लाई करती है? डू दे हैव एनी कार्ड्स इन द बुक? मेरा तो ये मानना है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ करना चाहते हो, पिक अप अ फोन एंड ऑफर समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्री सेक्टर में काम नहीं दे सकते कि भाई आप नहीं बेच सकते मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप डिफेंस डील कर लो ना। F-35 प्लेन जो उनको बेचना है ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? एट द एक्सपेंस ऑफ, आपको डिफेंस भी प्रायोरिटी पे रखना है, दैट्स अ फैक्ट, बट इकोनॉमी भी आपको फास्ट करनी है। अगर ये ट्रेड टैरिफ होता है तो देश जो है ना उसको नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में आप उसको मिटिगेट करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, इंटरनली नए कंपनी चलाओगे, कंजम्पशन होगा, बट करेंट शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 1 और 2 years डाउन द लाइन आपको करना पड़ेगा। क्या आपके पास उतनी हिम्मत है कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जो इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस पर टैक्स लगा सकते हैं? You have so many cards. The question remains the same. Do you have the guts to take any action against America? अगर आपको फाइट करना है ना तो मिक्स सिग्नल मत दो। Either you are with America or against America. ओके, अमेरिका के अगेंस्ट होना है तो डायरेक्ट हो जाओ ना। इतने ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसको बुलाया, उसके बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डील हो गया, उसके बाद नेपाल में आपका ये तख्ता फलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता फलट हो गया। यू आर सराउंडेड बाय समबडी, आई डोंट नो इफ इट इज चाइना और अमेरिका, बट यू आर सराउंडेड। इवन मालदीव्स में भी कुछ चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरा अपना खुद का मानना है कि इसको मिसरीड कर रही है, और अगर आपके पास कार्ड्स है देन प्ले हार्ड बॉल, अगर कार्ड्स नहीं है तो चुपचाप बैठो और डू समथिंग अबाउट इट। आई हार्डली, मतलब मैं इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखना चाहता, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, इट्स नॉट माई बिजनेस, बट ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। लॉन्ग टर्म में ये होगा कि मतलब H1B वीज़ा पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे जो जॉब के लिए लोग बुलाते हैं उसको नहीं बुलाएंगे, वो इंडिया में ही मतलब बोलेंगे भाई अगर 100 लोग हैं उसमें से 20 लोगों को H1B, तो 20 के 20 को इंडिया में आउटसोर्स कर देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। इन IT यू डू नॉट हैव टू बी इन पर्सन टू डू एनी जॉब। हाँ, हार्डवेयर से रिलेटेड और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस है ना, क्या बोलते हैं, सर्वर्स हो गया, जिसके लिए कि फिजिकली यू हैव टू बी देयर, उसमें चलेगा। बट सॉफ्टवेयर और बाकी और सब चीज़ें वो ईजिली इंडिया से और दुनिया के अन्य कहीं जगह से हो सकती है। तो अगर ऑफशोर करना है तो क्या होता है, नियर शोर भी एक टर्म होता है। तो क्या ये सब जॉब जो H1B पे है वो कनाडा चला जाएगा, मैक्सिको चला जाएगा, उरुग्वे चला जाएगा, नियर बाई जो उस टाइम जोन पे काम करते हैं, मैक्सिको है, कनाडा है, उरुग्वे है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन साउथ अमेरिका ऑल्सो, वहाँ पे हो सकता है। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि ये बहुत ही तेज़ी से ये सब घटनाक्रम हो रहा है। और देख, सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई रिप्लाई भी करती है कि नहीं, या पिछले 3 महीने से चुप है, वैसे ही चुप रहेगी। लेट्स सी। ट्विटर पे और एक्स पे इसके ऊपर मतलब देयर आर सो मेनी थिंग हैपनिंग। लगभग जो मेरे ट्विटर के फीड है उस पर हर दूसरा ट्वीट H1B से रिलेटेड, इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, इसका डायरेक्ट इम्पोर्ट होगा। अब देखते हैं कि भारत सरकार इस पर क्या करती है। और ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।